चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज अपन लोग आज के लेक्चर में जैसे लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एसी सर्किट के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली आज की क्लास में भी अपन लोग एसी सर्किट ही देखेंगे। स्क्रीन विजिबल है तुम दोनों ब्रांच को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। उसके पहले कुछ ये नोट्स है, वो आज आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो वो आपने एक बार देख लीजिए। जैसे अपन लोगों ने क्या किया था, सेकेंड स्टार्ट करते टाइम अपन लोगों ने एक जनरेशन किया था, ठीक है ना। जनरेशन किसका? एसी क्वांटिटी का जनरेशन किया था। अब अगर अपन ने एसी क्वांटिटी का जनरेशन किया है तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो नोट्स है या ड्राइव में मॉडल पर और व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा मैं। इसमें ये देखा जा रहा है कि जो जनरेशन आप साइनसॉइडल एसी वोल्टेज का कर रहे हैं वो किस तरीके से है। मतलब एक आपका जो भी अपन ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया था, उस कॉइल को अपन ने एक एनएस मैग्नेट के अक्रॉस रखा था और उससे उसको रोटेट किया था। तो इस तरीके से आपकी जो वेवफॉर्म बनी थी साइनसॉइडल वेवफॉर्म, इसके 3 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब 1 2 3 का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन में जब आपका कॉइल ए बी सी डी, मान लो मैंने ए बी सी डी कॉइल ली है, इस ए बी सी डी कॉइल को जब मैंने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है, जैसे मैंने साइनसॉइडल वेवफॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ मैंने इसको स्टार्ट किया है इस पोजीशन पे 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब जो आपको ये इधर दिख रहा है, ये वाली आपकी कॉइल, इसकी पोजीशन ये है, ठीक है ना। जैसे जैसे इसका रोटेशन होगा वैसे वैसे आपका कॉइल का भी रोटेशन होता जाएगा। तो ये 4 आपके पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। चाहे आप इसको 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 या 2 पाई लिखो, या फिर 0 90 180 270 360 ये लिख लीजिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद बात आएगी आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज में सबसे पहले आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वेवफॉर्म, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें अपन देखते हैं। देन आफ्टर अपन ने एक इक्वेशन का डेरिवेशन किया था कि कैसे अपन एक इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है वो इसमें है आपका इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट, I इज टू आई एम साइन ओमेगा टी, V इज टू वी एम साइन ओमेगा टी। देन आफ्टर दैट इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू। ये भी डेरिवेशन में आप लोगों को सबको करा चुका हूँ। किसी को भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को अभी बता देना, ठीक है ना, तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। क्लियर? और इसके बाद है आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। इसी के साथ ये आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन ये भी अपन लोग कर चुके हैं कि आपका आई आरएमएस की वैल्यू √2 टाइम ऑफ वी आरएमएस या आई मैक्सिमम। इसी तरीके से अपन ने उसका रिलेशन भी लिखा हुआ है, आई आरएमएस इक्वल टू आई एम बाई √2, वी आरएमएस इक्वल टू वी एम बाई √2। देन आफ्टर दैट एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई एम। उसके बाद फॉर्म फैक्टर के एफ इक्वल टू 1.11। आरएमएस वैल्यू को ही इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज कभी मत होना। आरएमएस को इफेक्टिव वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर आपका फॉर्म फैक्टर का आपको फॉर्मूला पूछा गया है तो उसको आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। के एफ 1.11, पीक फैक्टर की वैल्यू 1.41। इसी कैसे इसका एक न्यूमेरिकल है, ये अपन लोगों ने भी किया हुआ था न्यूमेरिकल। देन आफ्टर दैट आरएमएस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका एक न्यूमेरिकल। अब एक जो मैंने आप लोगों को चीज छोड़ दी थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखिए होता क्या है कि आपका 2 तरीके के सर्किट होते हैं। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जाएं तो जब भी आपका डायोड की या थायरिस्टर की बात होती है, उसका काम रहता है कि आपके एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। अब अगर अपन किसी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें अपन यूज करते हैं टर्म रेक्टिफायर। रेक्टिफायर टर्म सब लोगों ने सुना है बेटा? यस सर। रेक्टिफायर में yes, किसी को कोई sir. डाउट तो नहीं है ना? यस सर। ठीक है ना। तो रेक्टिफायर सर्किट आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। रेक्टिफायर सर्किट का मेन यूज कहाँ पे आता है? रेक्टिफायर सर्किट का मेन यूज आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहाँ पे आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। उसी के साथ
आप रेक्टिफायर का यूज इस तरीके से कर रहे हो कि यहाँ पे जो भी आपको एसी क्वांटिटी हो उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट अब उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर हो रहा है या फुल वेव रेक्टिफायर हो रहा है? रोहन कुछ पूछना है आपको? नो सीएस? सर। ठीक। तो अब उसमें हाफ वेव हो रहा है या फुल वेव हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ डायोड्स उसमें यूज कर रहे हैं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें या तो आप एक डायोड यूज कर लेंगे या दो एक डायोड यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसमें आप 4 नंबर ऑफ डायोड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वो रेक्टिफायर वाला जो टॉपिक है वो अपन जब यूनिट 5th पढ़ेंगे ना, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पूरा दिया हुआ है, उसमें अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी भी आरएमएस वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट की क्या निकालो, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पी फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, तो उसका ये डेरिवेशन है। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या है कि सिर्फ आपको पॉजिटिव पल्स ही मिलेगी, नेगेटिव पल्स नहीं मिलेगी। सामने वेवफॉर्म बनी हुई है, 0 से पाई मिलेगी या फिर 2 पाई से 3 पाई, ठीक है ना। ऐसी नंबर ऑफ पल्सेस साइकिल्स आपकी चलती जाती है। इसी तरीके से अपन ने इसका डेरिवेशन जो किया है, आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपन ने 0 to पाई लिया है, और इसका जो आपकी वैल्यू आई है आई रैम इक्वल टू आई मैक्स बाई 2। अब इसमें एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अपन ने 0 to पाई तो कर दिया, लेकिन जो अपन डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे? 2 पाई से करेंगे या पाई से करेंगे? 2 पाई से करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे 2 पाई से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ सर्किट नहीं लिखा होता, सिर्फ साइनसॉइडल क्वांटिटी होता। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिमिट में डाल दो। वो तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे ये जो है आपका सिंपल डायरेक्टली पाई से 2 पाई वाला टर्म है, ये तो ऑलरेडी आपका जीरो ही है ना, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी आपका जीरो ही है। अब आप चाहे आप इसमें लिमिट लो या नहीं लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्लियर? किसका क्वेश्चन था विनय? चलिए, तो इसके बाद ये इसका डेरिवेशन है, तो ये आप लोग कर लेना, मैं नोट्स इसके भेज दूंगा आज आप लोगों को, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन केस प्रॉब्लम आए तो इस फ्राइडे या सैटरडे या संडे किस भी इस हफ्ते कोई भी आपकी जो रेगुलर क्लास है वो नहीं होगी, सिर्फ डाउट क्लास होगी, ठीक है, दोनों ब्रांचेस को, सीएसआईटी, ओके सर। ठीक है ना। तो ठीक है, क्योंकि आज है आपकी 13th of Jan, तो आपका अभी 18, 19, 20 और 25, 27, अभी 5 डे सफिशियंट है, हो सकता है 22 तारीख को ले लें अपन एक क्लास और, ठीक है। तो उसमें आपका ये 5 दिन में यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी इजीली। तो यूनिट फर्स्ट का या यूनिट सेकंड का कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका वैल्यू हो, तो उसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी। राखी क्या चैट बॉक्स में लिख रही है यार, अनम्यूट करके बोला कर, ठीक है। राखी क्या पूछ रही है? सर ये जो आप आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं सर, आप विद रिस्पेक्ट हाँ टू थीटा निकाल रहे हैं। सर 12th से हाँ, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रही हूँ सर, ये पेपर में चलेगा ना? बिल्कुल 100% चलेगा, लेकिन आपका वो टाइम जो है ये यहाँ पे जैसे थीटा लिखा हुआ है, आपको वो ओमेगा टी लेना पड़ेगा, आप टी मत लेना, ठीक है। बिकॉज अपन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं, अगर आप टी खाली लिखोगे तो फिर कंपोनेंट में आप साइन टी की जगह या कॉस टी की जगह साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी आपको लेना पड़ेगा। समझ आया राखी का आपका जो डाउट था? यस सर। ठीक है ना। अगर आप अकेला टी लिखते हो तो उसमें ओमेगा टर्म नहीं आएगी, फिर आपका जो डेरिवेशन है वो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं थोड़े बहुत। एक बार आप चेक कर लेना उसमें, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करोगे किसी भी साइन या कॉस क्वांटिटी का, तो उसमें कुछ कुछ ओमेगा टर्म भी आता है, अब वो किसी में मल्टीप्लाई आता है, किसी में डिवाइड आता है। ओके, आपको थीटा से लेना यस है आप सर। थीटा से लो, आपको ओमेगा टी से लेना है ओमेगा टी से लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरीके से आपका पी फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है। लास्ट क्लास में अपन लोगों स्टार्ट किया था फेज, फेज के बारे में आप सबको बता दिया था। कोई सा भी आपका वेवफॉर्म अगर बनाते हैं, इसमें वीआई कंपोनेंट आ रहा है तो वहां पे आपका फेज आएगा। फेज का शिफ्टिंग ये सामने आपको दिख रही है, या तो आप फेज की शिफ्टिंग पहले कर रहे हो जो इसमें बनाया हुआ है, जैसे +5 हो रहा है, -5 से यहाँ पे हो रहा है जो पहला हुआ है, या -5 की शिफ्टिंग है, दिस वन जो आपका फिगर 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
और इसी तरीके से अगर आप इसको देख रहे हो तो ये आपका यहाँ पे -5 +5 की शिफ्टिंग हो रही है। क्लियर? इसी तरीके से फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मतलब फाइव का डिफरेंस अपन ले रहे हैं और यही आपका 5-1 या 5-2 से ये अपन दिख रहे हैं। लीडिंग या लैगिंग, या आपको मैंने कल वोल्टेज और करंट से बता दिया था। अगर आपको वोल्टेज करंट में कल समन का डाउट था, किसको वोल्ट लीडिंग लेना है किसको लैगिंग लेना है, तो आप सिंपल आप अपने ए बी के कंसेप्ट से भी समझ सकते हो। ठीक है ना? यहाँ अपन ने ए में रेफरेंस क्या माना था और बी को क्या माना था? जब अपन ने लीडिंग लैगिंग का लीडिंग सर वोल्टेज। ए को वोल्टेज मांगा था और बी को करंट, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे जैसे ए को वोल्टेज मान रहे हैं, बी को करंट मान रहे हैं अपन, तो ये लीडिंग हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली बी को वोल्टेज मान रहे हैं, ए को करंट मान रहे हैं, कुछ भी आप इसमें मान के चलो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि लीडिंग लैगिंग क्या होता है। अब जो आज की क्लास है उसमें जो मैंने कल आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कि कैसे आपको कोई भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया होता है न्यूमेरिकल में या पोलर कंपोनेंट दिया होता है, तो उसका कन्वर्जन किस तरीके से अपन करते हैं ये अपन देखेंगे। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर आपका लिया हुआ है a+a=b+ic, ठीक है ना? दैट इज इसमें आपका रियल और इमेजिनरी दोनों दोनों टर्म आ रहे हैं। सिमिलरली आपका पोलर कंपोनेंट जो है इसमें मैं d मान के चल रहा हूँ, e का एंगल ले रहा हूँ उसमें एट एन एंगल ऑफ फाइव ले लो, थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में कंफ्यूज मत होना। इसमें दो तरीके के आपके कन्वर्जन होते हैं, या तो आपको रेक्टेंगुलर को पोलर में करना है या फिर आपको पोलर को रेक्टेंगुलर में करना है। तो सभी लोग ये दोनों कन्वर्जन अभी अपनी कॉपी में इसमें हेडिंग डालो, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन लिखो, a इक्वल टू b+ic, ये रेक्टेंगुलर है। सिमिलरली आपका जो यहाँ पे पोलर कंपोनेंट है वो हो रहा है आपका d इक्वल टू e एट एंगल ऑफ 5। ठीक है? जैसे ही आपको रेक्टेंगुलर को पोलर में करना है, मतलब क्या होता है कि मतलब उसको ए बी सी इन तीनों के हेल्प से मेरे को क्या चाहिए, ई और 5 चाहिए, तो उसका भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। या फिर मेरे को ई और 5 की हेल्प से मेरे को बी और सी चाहिए, मतलब रियल इमेजिनरी चाहिए, तो ये लिखा हुआ है। जैसे मान लो मेरे को पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बी और सी चाहिए। अब जो भी आपका हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जो आपका रियल कंपोनेंट होगा उसमें हमेशा आपका कॉस टर्म्स आएगा और जो आपका इमेजिनरी टर्म होगा उसमें हमेशा आपका साइन आएगा। ठीक है? मतलब ई की वैल्यू निकालना है तो ई cos 5 हो जाएगा और सी की वैल्यू निकालनी है तो ई sin 5 हो जाएगा। मेरे को इसका कोई रीजन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? सर कंपोनेंट ले लेते हैं उसके ई के। बी सर जैसे रियल पार्ट है तो उसको रियल एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट लिया हमने ई का, और सी इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट लिया हमने ई का। ठीक है। दोनों ही ब्रांचेस ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। सीएस ने भी, आईटी ने भी। सीएस से राम ने बोला, आईटी से प्रीतेश ने बोला। भैया बाकी लोग एक्टिव रहा करें प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे इनएक्टिव हैं, मेरे को पसंद नहीं आती है चीज। हो गया आप लोगों का 1 महीना से ज्यादा क्लास शुरू हुआ है, अब अपने वो वाले घर वाले मोड से आप बाहर आओ। आप अभी घर में हो लेकिन ऐसा समझो कि आप कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है ना? नेक्स्ट मंडे से मैं आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाऊंगा जाके। ठीक है? क्लासरूम में पढ़ाऊंगा इसका मतलब आप घर पर रहोगे, मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, आपको नहीं आना यहाँ पे। क्लियर? वहां से रिकॉर्डिंग का मैंने सेटअप की स्टार्ट कर लिए है, नेक्स्ट मंडे से क्लास आपकी वहीं पे होगी। क्लियर? सर मैं सोच रहा सर सर एक क्लास ओपन हो रहे हैं कॉलेज। हम नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, क्लास अभी ओपन नहीं हो रही है। अभी ऐसा कोई आप एक पीडीएफ फाइल आपके एसआर ने मेरे को भेजी थी, लेकिन वो पीडीएफ फाइल आरजीबी की वेबसाइट में है, लेकिन अभी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हम लोगों को नहीं है कि 1 फरवरी या 2 फरवरी क्लास होगी या नहीं होगी। अभी आप मान के चलो कि ये वाला सेमेस्टर जो है इसको पूरा आप अभी ऑनलाइन ही मान के चलो मार्च तक। ठीक है? हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड भी आपका ऑनलाइन ही हो। ठीक है ना? तो आप तो अभी इसी उसमें रहो, क्योंकि अभी कोई भी रिस्क नहीं, जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक बिल्कुल भी नहीं आएगा कोई। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपके पेरेंट्स भी जानते हैं। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? तो किसी भी र्यूमर्स में जो भी अफवाह उड़ती है उनमें मत आया करो। आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दो अभी,
ऐसा कोई नहीं है अभी 1 फरवरी वाला कंसेप्ट। आप लोग मिड सेम में बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। मिड सेम में अगर किसी ने स्कोर कर लिया, आपका 20 मार्क्स का मिड सेम है, 60 का आपका एंड सेम है, 20 का आपका कुछ असाइनमेंट वाला स्लॉट है। अगर मिड सेम में आप 20 में से, और मिड सेम में आराम से 17 से 20 नंबर आ ही जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही मिड सेम में आता है, तो वो स्कोरिंग काफी रहता है। ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एकेडमिक फर्स्ट मिड सेम नहीं दे पाए, तो वैसे मेरा तो आपसे ये कहना है कि सभी स्टूडेंट्स सीएससी आईटी ब्रांच के सभी लोग मिड सेम दें। लेकिन अगर कुछ कारणवश या नेटवर्क इश्यू के कारण या कुछ भी, कोई गांव में है कुछ भी है, अगर मिड सेम नहीं दे पाता है तो वो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को या फिर अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी को ये चीज बताए कि मैं उस ड्यूरेशन में मिड सेम नहीं देता। फिर एक थर्ड मिड सेम और आपका कंडक्ट होता है। हो सकता है जो जिस दिन आपका एंड सेम हो उस दिन ही हो, तो उस दिन क्या होता है बेटा, उस दिन थोड़ा सा लोड ज्यादा हो जाता है आप लोगों के ऊपर। इसलिए मेरा आप लोगों से एक यही है रिक्वेस्ट कि मिड सेम सभी लोग देना। ठीक है ना। एक दिन में 1 घंटा निकालना या 10 मिनट निकालना कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल है। क्लियर। ठीक है ना, जिसने पूछा था मिड सेम के लिए। सर वो ये वाले मिड सेम के लिए नहीं सर, वो अगला जो इवन सेमेस्टर का पहला मिड सेम आएगा उसके लिए पूछा था, मई में जो ठीक है होगा। अमित, अमित तो आपने वो पढ़ लिया ना एकेडमिक कैलेंडर का पॉइंट नंबर 7 मैंने जो भेजा था। सर यस सर, यस सर। ठीक है। थैंक यू हाँ सर। प्रीतेश, आप क्या पूछ रहे हो? असाइनमेंट की ग्रेडिंग किस बेसिस पे होती है ये मैं बता दूंगा। ये मैं ग्रेडिंग शीट आप लोगों को मेल करूंगा, उसमें सबके सबके असाइनमेंट की ग्रेडिंग दी जाएगी, सब लोग आराम से देख लेना। ठीक है ना। ये अपन फ्राइडे सैटरडे संडे में, अच्छा ये बताओ मुझे, बता दो 3 दिन में से क्लास कब रखनी है? अब जब जिसका स्टडी गया है तो बता ही दो अभी। सर फ्राइडे को। फ्राइडे 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 सही है। ठीक है। फ्राइडे हाँ फ्राइडे सही है ठीक है, फ्राइडे को आपकी डाउट क्लास रहेगी, लेकिन हो सकता है उसका टाइमिंग 2 बजे ना हो। ठीक है ना, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी आना पड़ता है, इसलिए मैं 2 बजे नहीं रखूंगा। तो अगर अगर वो डाउट क्लास होगी तो मैं आप लोगों को उसका टाइमिंग बता दूंगा, हो सकता है मैं उसको 5 बजे रखूँ। ठीक है ना। यस सर, 5 सही रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 बजे सर। ओके ओके सर। या तो सुबह 9 बजे रख देता हूँ। ठीक है। 5 सही सर है। सुबह 9 बजे रखने वाला। 5 सही है सर, 5 सही सर है। शाम को ही सही है सर। Sir, 5 o'clock is best, sir. डाउट क्लास, डाउट क्लास सर सुबह 9 बजे सही है भले। चलो आप लोग अपना पोलिंग कर लेना, मुझे बता देना। ठीक है। सर यूनिट डिस्कस 2 नहीं की करेंगे। प्रैक्टिस शीट दे देना। क्या ईशा? सर यूनिट 2 की भी प्रैक्टिस शीट दे देना। यूनिट 2 की प्रैक्टिस शीट बेटा मैंने बनाई नहीं है, जब मैं बनाऊंगा तो मैं खुद ही आप लोगों को भेज दूंगा। तो मैं सर प्रैक्टिस शीट जब पहले भेज देना ना आप। डाउट क्लास में, अभी आज की क्लास में डाउट आएंगे ना, वही तो मैं आप सॉल्व करूंगा पूरे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ओके सर। ठीक है। तो अपना फ्राइडे को अपन क्लास रखेंगे, 2 बजे नहीं होगी। अगर उसको अपन 3 बजे या 4 बजे रख देंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या रखनी है। अच्छा 1 बजे रख सकते हैं क्या, 1 से 2, अगर कोई दिक्कत ना हो तो? हाँ सर। यस सर। यस सर, यस हाँ सर सर, रख एक सकते से हैं। दो रख दो भले। बिल्कुल। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या टाइम रहता है? लंच टाइम रहता है? सर अरे तो लंच लंच तो दो हम लोग बजे के बीच में बाद भी कर कर लेना लेंगे। बेटा, 2 बजे के बाद भी तो आप फ्री हो पूरा। यस सर, लंच तो हो ही जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। डाउट क्लास में सबका आना कंपल्सरी नहीं है, उस दिन की अटेंडेंस भी मैं नहीं लूंगा मूडल पर। सिर्फ जिन लोगों को डाउट हो वो लोग आना, जिन लोगों को लंच करना या डाउट हो वो लोग लॉग इन करके अपना काम कर लेना। ठीक है ना। ऐसा कोई नया टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जिसको फर्स्ट या सेकंड यूनिट में दिक्कत है वही रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। तो ये डिसाइड है, फ्राइडे को 1 बजे मैं क्लास रखूंगा। क्लियर। ओके सर। Yes, 1 बजे sir. अगर किसी को कोई डाउट हो या दिक्कत हो तो मुझे मेल कर देना या ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देना। क्लियर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फ्राइडे को एक्चुअली 2 बजे मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं 2 बजे नहीं फ्री हो पाऊंगा। 2 बजे, 1 बजे या फिर 4 बजे, तो 1 बजे ही ले लूंगा। चलिए, तो इसमें अपन आएंगे। जैसे अपन ने रेक्टेंगुलर टू पोलर करना है, तो इक्वल टू सबसे पहले अपना कॉस और साइन टर्म लग रहा है, मतलब इसमें ई मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो अपना हो रहा है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन ले लेते हैं। एक ये वाला भी फॉर्मूला है आपका। और एंगल निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ सी बाय बी, ये अपन ले लिया। सिमिलरली जब अपन यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं अपन लोग, जब पोलर से रेक्टेंगुलर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बी और सी निकालना है, तो उसमें ई कॉस फाई और ई साइन फाई, ये अपन ने निकाल लिया है। किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है क्या? आगे बढ़ूं मैं अब?
यस सर। चलिए, ये तो हो गई आप एक फाइल। अब एक और जो आप फाइल जो आप लोगों को शेयर करनी है, दोनों ब्रांच को दिख रही है? यस Yes, सर। sir. सर। हाँ, यस चलिए। सर। तो इसमें ये भी आपका एसी की ही एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि पहले अगर बताता तो दिक्कत आता। देखो, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली अपन अगर इसमें स्टार्ट करते हैं, तो पहले यही दिखाया गया है इसमें कि कैसे एक एनएस पोल से अपन कॉइल को कनेक्ट किया है, और इस कॉइल में अपन ने क्या किया है, इस कॉइल में अपन कैसे एक मीटर से लगा के इसमें करंट की वैल्यू को इसमें ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल का मतलब सिंपल ये होता है, कॉइल इज सिंपल अ फिलामेंट। फिलामेंट मतलब कोई सा भी कॉइल जहाँ पे आपका जिगजैग आता है, वो आपका फिलामेंट टाइप का होता है। इसी को अपन एसी सर्किट से इंडिकेट करते हैं। दो टाइप के आपके करंट होते हैं, एसी या डीसी। डीसी अपन पढ़ चुके हैं, एसी अपन देख रहे हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो है, एक कोई सा भी एक मेटल वायर है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग इसमें अलग अलग पोजिशन में बताया गया है। तो ये तो फिजिक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे आप कोई सा भी एक कॉइल अपन ने कनेक्ट किया हुआ है, इसमें कैसे अपना एक कॉइल के अंदर किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन अपना मूव करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स का, बेटा म्यूट करो यार, किसका बार बार आवाज आ रही है? मेरी आवाज है क्या? मेरी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो कैसे अपन एक इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट आ रहा है, ये इसमें बताया गया है। सिमिलरली अगर एसी जनरेटर में आपसे आप लोगों से पूछूं तो उसका इन्वेंशन क्या है, एसी जनरेटर सिंपल क्या है। एक एसी जनरेटर की सिंपल अगर बात करें, चाहे आपका डीसी जनरेटर हो चाहे आपका एसी जनरेटर हो, दो टाइप के आपके मशीन्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। नंबर 1 इज जनरेटर, नंबर 2 इज मोटर। कोई भी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको अपन एसी जनरेटर बोलते हैं। और जो डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करें, उसको अपन मोटर बोलते हैं। सभी लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन बस रिवाइज करने के लिए आपको बताया है मैंने। इन्वेंशन कैसे हुआ था इसका, एसी जनरेटर का इन्वेंशन आपका ऐसे हुआ था कि अपने, मान लो आपने इसमें निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसी जनरेटर का आपका इन्वेंशन किया था। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब भी कभी आप अपनी कोई सी भी कॉइल की बात करते हैं, या फिर कोई सा भी आपका, हाँ ठीक है, कोई सा भी आपका मैग्नेट की बात करते हैं, तो उसमें जो लॉ यूज होता है सभी को पता है। वी आर यूजिंग द लॉ जो अपन ने E = -N dφ/dt जो अपन ने यूज किया था, विद इट कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक सर्किट को या मैग्नेट कंबाइन करोगे, इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट को कंबाइन करोगे, इसका मतलब ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को आप कंबाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे आपने एक मैग्नेट ले लिया है एनएस पोल का, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है, मतलब आपने कॉइल लगा ली है। इस मैग्नेट को आप इस कॉइल के अक्रॉस अंदर इसमें रोटेट कर रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर जा रहा है और कॉइल आ रहा है, वैसे ही आपको मीटर में इसमें रीडिंग निकल के आ रही है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किसी को डाउट है क्या? मैं आगे बढ़ूंगा पूरी क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। सिमिलरली अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको अपन ने थोड़ा सा स्किप किया था, वो होता है आपका, जब भी कभी अपन जनरेटर की बात करते हैं, ये चीज याद रखना, जब भी अपन मोटर की बात करेंगे तो मोटर में हमेशा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम आता है। जैसे अपन अल्फाबेट पढ़ते हैं तो एल के बाद हमेशा एम आता है, इसीलिए आपने हमेशा जब भी मोटर आएगी, मोटर में हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रहेगा। सिमिलरली जब भी अपन जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर में हमेशा आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रहता है। सभी लोग अपनी उंगली को जैसे डायरेक्शन है इस तरीके से करिए, इसमें समझिए, सभी को पता होगा इसमें जो आपका अंगूठा हो रहा है, थंब है, वो आपका किसके लिए हो रहा है, आपका कि आपका जो आपने वायर लगाया हुआ है, जो कंडक्टर लगाया हुआ है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। सिमिलरली अच्छा बताओ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? अपन कोई बताएगा? What we can analyze in this Direction of induced
बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मोशन निकालना है। तीनों चीज में से मेरे को बताओ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ निकाल तो तीनों ही सकते हैं, जो भी मिसिंग है सर दो कोई में भी से। दो पता होंगी तो कोई भी एक निकल आएगी। यस सर, कोई भी एक जो ठीक मिसिंग है हो। ठीक है, समझ गया। ओके बेटा, मेरी बात सुन लो। हाँ? अपन तीनों चीज निकाल सकते हैं इसमें। राखी का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, आंसर बिल्कुल ठीक था इसमें। आईटी ब्रांच आप लोग एक्टिव नहीं रहते यार, मेरे को बहुत गुस्सा आता है आप लोगों में। चलिए, तो इसका कुछ कुछ स्टूडेंट्स काफी एक्टिव हैं, कुछ कुछ तो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, तो सब लोग एक्टिव रहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कंडक्टर और मोशन डायरेक्शन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है आपका मिडिल फिंगर से, और फोर फिंगर से आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये इस तरीके से हो रहा है आपका। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज आपको दी हुई है तो आप तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ू? यस सर। तो दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें अपन लोग डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, कंडक्टर मोशन का डायरेक्शन निकालना हो। कंडक्टर मोशन का डायरेक्शन मतलब ये है कि जो आपकी मोटर का रोटेशन, रोटर का जो रोटेशन हो रहा है ना, वो किस तरीके से हो रहा है। तो वो तभी होगा कि मतलब अपन जनरेटर की बात कर रहे हैं ना, अपन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, इसका मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, कंडक्टर का मोशन पता है, आपको मेनली करंट इसमें निकालना है। तो ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? ये मैं पीडीएफ सबसे शेयर कर दूंगा बेटा, है ना? अभी क्लास के बाद कर दूंगा दोनों पीडीएफ। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद इसी को अपन ने जैसे अपन ने एक इस तरीके से बता दिया, इसी को अपन ने दूसरे डायरेक्शन बता दिया है। 3D फिगर है जैसे अपन देख रहे हैं। तो थंब को अपन मोशन बोल रहे हैं, फोर फिंगर को अपन मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, और मिडिल फिंगर को अपन इंड्यूस करंट बोल रहे हैं। इसी इसी डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए सभी लोग, और एक बार इसको अच्छे से याद करिए कि थंब मेरा जो है वो हमेशा क्या बता रहा है, मेरे को मोशन बता रहा है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरी फोर फिंगर बता रही है, और मिडिल फिंगर जो है वो मेरे को क्या बता रहा है, इसमें करंट बता रहा है। अच्छा, इसको अगर आप लोगों में मैं पूछूं कि इसको कैसे याद करते हो, तो कोई बताएगा इसको आप कैसे याद रखते फादर हो? मदर चाइल्ड सर, फादर सर मदर फादर चाइल्ड, मदर टॉप पे फादर, फिर बीच में वेरी मदर। गुड। फादर फादर मतलब मदर फोर्स। चाइल्ड, ठीक है ना? फादर मतलब फोर्स, मतलब मोशन, उसके बाद मदर और चाइल्ड। ठीक है ना? इस जिसको जैसे भी याद करना है। और कोई और कैसे याद किया आप लोगों ने? मुझे भी बता दो यार, एफ क्योंकि बी मैं भूल आई गया था ये। क्या अंकित? सर, एफ बी आई। FBI। FBI, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो भी अच्छा है। हाँ, आईटी ब्रांच में क्यों? आदित्य क्या बोल रहा है बता। आदित्य बता, कुछ बोल रहा था। FBI तो नहीं, अच्छा HUCS से भी बोला ना, ठीक है चलो। इसके बाद ये भी उसका फिगर है। अब ये आपका, मैंने एक आपको एक जनरेटर दिखाया हुआ है। ये जनरेटर का आपका एक क्रॉस सेक्शन व्यू है। क्रॉस सेक्शन व्यू क्या है, एक्चुअल में जनरेटर के अंदर होता क्या है, ये इसमें बताया गया। अगर मैं आप लोग को पहले बता देता ना, तो पहले बताता तो आपको एकदम समझ नहीं आता। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि जनरेशन कैसे कर रहे हैं अपन। किसी भी क्वांटिटी का अंदर अपन ने कॉइल लगाया हुआ है, बाहर अपन ने मैग्नेटिक पोल लगाया हुआ है। आर्मेचर मतलब क्या है, आर्मेचर एक आपका ढांचा है जिसमें अपन चीज को बिठा रहे हैं। ब्रश का काम क्या रहता है? अच्छा हाँ, ब्रश का काम मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ब्रश का काम क्या रहता है, कोई बताएगा? इसमें दो टर्म है, ब्लश और स्लिप रिंग। किसी को याद है इसके बारे में तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। स्लिप रिंग तो डायरेक्शन चेंज करने का काम आता है। सर जो करंट सर इंड्यूस ब्रश होता है ना, वो एक्सिस ब्रश उस जो करंट को चार्ज बाहर होता है लेके वो आता हटाता है। है। करेक्ट कर लेता है। कॉइल की सर पॉलरिटी चेंज करता है वो हर एक हाफ साइकिल पे, चलो, ताकि CS वो ब्रांच से काफी कंटिन्यूसली मूव ब्रांच कर एक सके। मिनट आ गए। आईटी से बताओ बेटा। शुभी के अलावा, शुभी नहीं बोलेगी अब, शुभी नहीं बोलेगी, कोई और बोलो। अंशिता भी नहीं बोलेगी, हटाओ, और बोलो। शुभम भी नहीं बोलेगा, और बोलो। मुझे तो पता है ना कौन बोलेगा। 5 6 स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, बाकी स्टूडेंट्स बोलो, नहीं तो मैं नाम बोलता हूँ अभी। आदित्य कंठल, बताओ जरा। आदित्य कंठल सो गया क्या? हेलो हेलो, बताओ क्या होता है ब्रश?
करंट के इंडक्शन के लिए, ये तो जवाब नहीं हुआ कोई। छोटू प्रजापति क्लास में है। चलो ये आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है ना, अपन इसको डॉट प्लेस में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में है, ऐसी आर्मेचर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना, उसी के अलग अलग उसके है। अब जैसे ये बिल्कुल कार्बन बिल्कुल सही बताया था, जैसे अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है आर्मेचर के बारे में लिख दिया। उसके बाद जो भी आपका आर्मेचर कॉइल रहता है वो आपके दो अलग अलग स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। और अगर मैं आपकी ब्रश की बात करूं, ब्रश भी आपके दो रहते हैं जो आपके कार्बन मटेरियल के रहते हैं, ठीक है ना। और उस ब्रश को अपन अपने जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है उससे कनेक्ट करते हैं। क्लियर। ये आपका दूसरा एक तरीके का आपका स्ट्रक्चर व्यू है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कॉइल को और मैग्नेट को रख रहे हैं। यहाँ पे अपने बैटरी भी रखी हुई है कि अपन कैसे जनरेशन कर रहे हैं। आपने एक कॉपर वायर यहाँ पे कनेक्ट कर ली है, उस कॉपर वायर से अपन डायरेक्शन ऑफ वायर दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था प्रेजेंटेशन में। इसके बाद एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आपका कंसेप्ट आता है कम्यूटेटर का। एक नया वर्ड आया है इसमें आपका कम्यूटेटर। कोई बताएगा मुझे कम्यूटेटर मतलब क्या होता है? कम्यूटेटर का यूज क्या होता है? सर वो पोलरिटी एक्सचेंज करता है ऐसा। सर इंसुलेटर ही सर होता है ना? करंट रिवर्स करता है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है। नहीं, आर्मेचर को रोटेट करने में तो हेल्प आपका आर्मेचर कॉइल कर रहा है, कॉपर वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग कर रही है। कम्यूटेटर का काम क्या है, बस मुझे इतना बता दो। करंट को रिवर्स सर करता है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है। करंट को रिवर्स करता है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करंट की डायरेक्शन। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि करंट को रिवर्स करता है। अब करंट को रिवर्स करता है तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे एसी जनरेटर है, तो यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? करंट का। करंट। एसी करंट का हो रहा है ना, ठीक है। अब मान लो आपको यही डिवाइस आपको बैटरी से कनेक्ट करनी है, बैटरी में आपको डीसी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कम्यूटेटर ब्रश का काम रहता है, ब्रश आपके करंट सारे करंट्स को कलेक्ट करता है, ठीक है ना। कार्बन ब्रश से अपन कलेक्ट करते हैं करंट को, और वो करंट कलेक्ट करके ब्रश दो काम करता है, लेता भी है और देता भी है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, करंट को जनरेट करके लेगा अपने पास, और उसके बाद कम्यूटेटर में दे के वो आगे पास कर देगा कि वो एसी को डीसी, मतलब जो आपका यूनि डायरेक्शनल करंट है उसको बाई डायरेक्शन कर देगा डीसी करके, फिर अपन उसको बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? क्लियर। तो रिवर्स करता है, वो बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये जो इसकी कॉइल के अंदर जो आपका अलग अलग जो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 5 मैक्स क्या है यहाँ पे। अब 5 मैक्स में आपको दिखाता हूँ, जो आपकी येलो लाइंस यहाँ पे आ रही है ना, मतलब N to S पोल्स में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नीफाइड लाइंस ऑफ फोर्स आपके यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं, ये एक्चुअल में आपका 5 मैक्स हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, समझ आया? मतलब अपन ने क्या किया, इसका पूरे का कॉम्बिनेशन ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको आप लोग को भेज दूंगा, आप आराम से पीपीटी प्रेजेंटेशन देख लेना। आपको प्रेजेंटेशन देखना है, प्रिंट आउट करना, जो करना है वो कर लेना, मैं इसको आपको आज भेज दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं इसको। अब एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर को अपन एसी अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ये भी आपका वही डायग्राम है। अंदर आपने कॉइल लगाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ अंदर की साइड, और बाहर आपने मैग्नेटिक पोल्स लगाए हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एसी को जनरेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट एक ऐसी चीज है जिससे अपन अपने कॉइल को घुमा रहे हैं। शाफ्ट से आप अपने कॉइल को घुमा रहे हो, मतलब आप एक मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो। इसीलिए अपन जब भी जनरेटर बोलते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट मींस दैट कि यहाँ पे आपका जो भी मैकेनिकल फोर्स हो रहा है या मैकेनिकल ड्राइव हो रहा है, इस मैकेनिकल एनर्जी से अपन इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब लोड के अक्रॉस आप अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक पोल लगाए हुए हैं, शाफ्ट आपके इसको रोटेशन को घुमाने के लिए है, वायर लूप है, मतलब आपको एक
अपन ने जैसे फर्स्ट यूनिट में एक लूप पढ़ा था। लूप मतलब आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। सिमिलरली एक वायर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, चाहे वो उसको आप लूप बोल दो चाहे आप उसको मैश बोल दो, बात एक ही है। उसके बाद आपने ब्रश और स्प्रिंग लगाए हुए हैं और यहाँ पे कम्यूटेटर लगाया हुआ है। अगर आपको सिंपल एसी चाहिए तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इसमें लोड के अक्रॉस, अगर आपको डीसी चाहिए तो आप कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अपने कम्यूटेटर नहीं Yes, sir. लगाया हुआ इस बिकॉज इसको यहाँ इसमें जो लोड लगाया हुआ है अपन ने, ये लोड आपका एसी लोड है। इन केस अगर ये डीसी लोड होता तो वहां पे आपको कम्यूटेटर लगाना होता। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, मान लो मैंने अभी ये एसी अल्टरनेटर है, यहीं पे मैंने एक डीसी जनरेटर लगा लिया, ठीक है ना। डीसी जनरेटर लगाया, डीसी मोटर लगाया। अब कोई मुझे ये बताएगा अगर मैं डीसी जनरेटर लगा रहा हूँ, डीसी मशीन का यूज कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही प्रोसेस होगा, उसमें भी अपन कॉइल को घुमाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे। तो जब डीसी जनरेट होगा तो वहां पे अपन कम्यूटेटर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कोई बताएगा? नहीं लगाएंगे। चलिए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्यों? कम्यूटेटर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो अरुण दौरे, COMMUTUTOR है जो ये लिखा हुआ है, ठीक भी गलत लिखते हो, ये लिखा हुआ है सबसे नीचे कम्यूटेटर। बताओ भैया, मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। सर नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, या फिर आप एक काम करना, या आप लोगों का थोड़ा सा एक टेस्ट या क्विज है, इसको आप एक बार देखना, ठीक है ना। फिर मैं जो अपनी फ्राइडे की क्लास है ना उसमें उसको बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा सर्च करना है इसको, क्लियर। चलिए, तो ये आपका जनरेशन का अलग अलग है, कैसे किस तरीके से आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है। लोड कनेक्ट किया हुआ है मतलब आपने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, अलग अलग पोजीशन है, 0 डिग्री पोजीशन है, 90 डिग्री पोजीशन है, 180 डिग्री पोजीशन है, 270 डिग्री पोजीशन है। कैसे आप एक पोजीशन लगाया हुआ है तो आप अपने अपने बल्ब को जला रहे हो, ठीक है। रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आपने 0 वोल्ट भी मिल रहा है, बल्ब जल भी रहा है, फिर 0 वोल्ट मिल रहा है, फिर बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। जब आपकी 0 एक्सिस है तब आपको वोल्टेज 0 मिल रहा है, जब आपको एंगल आपका 90 होगा या 270 होगा, मतलब π/2 होगा या 3π/2 होगा, तब आपका बल्ब चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका जनरेशन, ठीक है, क्लियर, समझ आया। जैसे अपन जनरेशन कर रहे हैं, अपन या ABCD मान लें उसको, या फिर अपन उसको सिंपल PQRS मान लें। तो PQRS के लिए भी अपन ने सामने लिखा हुआ है, ये अलग अलग इसमें आपकी। अच्छा, मतलब फास्ट तो नहीं हो रहा ना ज्यादा क्लास, क्योंकि ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस एक्चुअली क्या है ये, हाँ सुयश कुछ कह रहे हो बेटा? कम्यूटेटर थोड़ा कम समझ में आया सर। कम्यूटेटर मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी एक्चुअली कम्यूटेटर अपने इस यूनिट में है भी नहीं, वो तो उस डायग्राम में बना था तो मैं उसके पीछे पड़ गया, लेकिन वो अभी है। अभी अपन उसको अपन अभी देखेंगे। कम्यूटेटर का मेन यूज आपका डीसी में ही आता है, एसी में इतना यूज नहीं आता, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं किस तरीके से अपन एक कॉइल का रोटेशन कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग पोजीशन से ABCDE अलग अलग पोजीशन से आपने EMF जनरेट किया है। अब यहाँ पे दो तरीके के अल्टरनेशन हो रहे हैं। एक अल्टरनेशन है आपका पहला 0 से 180, दूसरा अल्टरनेशन है आपका 180 से 360 तक। तो ये पूरी एक आपकी कंप्लीट साइकिल आपकी मिल रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे उस यही अपन ने डायग्राम बनाया हुआ है, किस तरीके से अपन अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पॉइंट्स इसमें बता रहे हैं, 0 के लिए, 90 के लिए, 180। इसलिए मैंने क्या किया है, कलर कॉम्बिनेशन में डाला है अपने प्रेजेंटेशन में, और ब्लैक एंड व्हाइट में डाला है, जिसको जैसे समझना है वैसे समझो, ठीक है। जनरेशन ऑफ साइन वेव मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं लगाऊंगा। ये अपन ने फेजर रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया था, किस तरीके से अपन एक साइनसोइडल वेवफॉर्म को जैसे घुमा, किसी अपन एक फेजर को घुमाते हैं 0 से, और पूरा एक सर्कल रहता है 0, 90, 180, 270, वैसे वैसे आपको अलग अलग पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है क्लास, दिस इज योर फेजर, ठीक है। ये अपन जनरेशन ऑफ साइनसोइडल वो एसी वोल्टेज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इजीली। आप ये जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी बताया था आपको, क्लियर। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी,
साइन वेव। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बतानी है जो मैं थोड़ा सा स्किप हो गया था। देखो, अपन जनरेशन कर रहे हैं अल्टरनेटिव क्वांटिटी का, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव। अब होता क्या है कि कभी कभी कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है कि कोई साइन वेव है या ट्रायंगुलर वेव है या कॉम्प्लेक्स वेव है या स्क्वायर वेव है, ठीक है ना। साइनसोइडल वेव होगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई ए, सॉरी, अगर मेरे को इसमें वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल आ गया ट्रायंगुलर वेव, ठीक है ना, ट्रायंगुलर वेव का कोई आपको न्यूमेरिकल आ गया और आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये आपको मान लो आपको दे दिया, ठीक है ना। तो अगर ये आपको दे दिया इसका मतलब ये होगा कि उसमें आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बढ़िया ना सबने, हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। उसके सर हेल्प यस सर। यस सर। फिर आप यस क्या सर करोगे, जो ये बुक्स सबके पास होगी, बुक्स में भी इस तरीके की न्यूमेरिकल है, इस तरीके की न्यूमेरिकल मैं भी क्लास में कराऊंगा। हो सकता है साइनसोइडल भी आए और हो सकता है आपका ट्रायंगुलर में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए। तो इक्वेशन आपको उस टाइम में बनानी पड़ती है। अगर थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आता है तो सिंपल आएगा, सिंपल साइनसोइडल रहेगा, टिफिकल्ट आएगा तो ट्रायंगुलर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार तरीके की आपकी वेव फॉर्म रहती है आपके सर्किट में, साइन वेव, कॉम्प्लेक्स वेव, ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ू मैं अब। यस सर। यस सर। नहीं, कॉम्प्लेक्स वेव जो होगी उसमें आपको इक्वेशन दी नहीं होगी कभी भी। कॉम्प्लेक्स वेव में आपको इक्वेशंस आपको उसमें निकालनी पड़ेगी, उसका फिर आपको उसके पैरामीटर्स दिए जाते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स आप लोगों को आती नहीं है, या आएगी साइन या ट्रायंगुलर या स्क्वायर वेव। लेकिन अगर सोच लो, मान लो मैंने एमसीक्यू में ही पूछ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इज कॉम्प्लेक्स वेव इज द टाइप ऑफ, कुछ भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका बना तो हो सकता है उसमें साइन, कॉम्प्लेक्स, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, साइन, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, साइन, इसमें से कौन सा नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छे से और उसको देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो एमसीक्यू या क्वेश्चन उसमें किस तरीके, किसी भी तरीके का आपका उसमें आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ू। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, टाइम पीरियड, ये अपन ये इजीली डेफिनेशन पर देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू। अब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अपन पीक वैल्यू भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज का याद रखना, क्योंकि जो पीक में आपको वैल्यू मिल रही है और जो एम्पलीट्यूड में आपको वैल्यू मिल रही है वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको अपन ई एम से प्रेजेंट कर रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब ये इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल आप लोग का इसमें सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। असाइनमेंट शीट में मैं न्यूमेरिकल दूंगा आप लोगों को। आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, एवरेज वैल्यू भी हो चुकी है आपकी, ये डेरिवेशन भी आपका हो चुका है एवरेज वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का। वही फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर वही है। फेस कल की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था, फेस एंगल देखा था, फेस डिफरेंस देखा था, रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म अपन ने देखा था। अब अपना मेन स्टार्ट होता है आज की क्लास, जिसमें अपन देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट। तो अपन ने कल स्टार्ट किया था, तो वहां अपन ने देखा था, जब बिहेवियर अपन देखा था तो अपन देखा था कि सबसे पहला जो था वो आपका था एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन अपन ने किया था, इसको इजीली कर लिया था। अब आज की क्लास में जो आएगा, आपकी क्लास है जो आज की है, वो क्लास है आपकी, हेडिंग डालिए, एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। मैं आपको बताता हूँ अब अपने से फ्लो क्या रहेगा। आज अपन इंडक्टेंस पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, आर एल, आर सी, आर एल सी, ये अपन मंडे को पढ़ेंगे, क्लास मंडे की क्लास में रहेंगे। और आपकी यूनिट सीरीज सर्किट है, इसी तरीके पहल रहेगा और यूनिट खत्म, ठीक है। तो अब अपन पैरेलल पैरेलल भी आएगा ना, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा पैरेलल, वो तो इम्पोर्टेंट है सर। दोनों इंपॉर्टेंट है। सीरीज सीरीज कम इंपॉर्टेंट है क्या? सीरीज आता है सर, पैरेलल किसी को आता नहीं है। अच्छा, पहले किसी को आता नहीं है, ठीक है भैया, पहले बता देंगे। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए है, आज 13th है।
जैसे अगर किसी को सीरीज अच्छे से आ जाएगा ना तो उसको पैरेलल भी आ जाएगा। ठीक है, पहला था सर आपका एसी पैरेलल भी सर्किट। इजी होता है। पैरेलल भी इजी है, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं तो 1 घंटे में दोनों बता दूंगा, लेकिन 1 घंटे बता नहीं सकता ना, तुम लोग के उस सर के ऊपर से निकल जाएगा। चलिए एसी सर्किट, एक सेकंड में इसका सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे। ठीक, एसी सर्किट containing inductance only। ठीक है, चलिए मैं जिसका नाम लूंगा वो क्लास में मुझे बताएगा। आरव गोयल, सीएस ब्रांच, प्रेजेंट है अभी? आज आप लोग की अटेंडेंस लूंगा मैं, ठीक है? तो सबसे पहले सीएस ब्रांच की होगी, उसके बाद आईटी ब्रांच की होगी। आरव गोयल प्रेजेंट है अभी क्लास में? चलिए नहीं है। उसके बाद है अभय प्रताप सिंह, क्लास में हो क्या? चलिए नहीं है। आदित्य फैया, आदित्य गुप्ता, आदित्य प्रजापति, आदित्य राज श्रीवास्तव। यस सर। कौन सा आदित्य? रोल नंबर 5 आदित्य प्रजापति। यस सर। सर 6। बताओ बेटा, आदित्य प्रजापति। यस सर। इंडक्टेंस क्या होता है? सर इंडक्टेंस में टू एलिमेंट होते हैं, बाहर से कनेक्ट करते हैं टर्मिनल में। आदित्य प्रजापति ने बताया है, ठीक है ना। आदित्य राज श्रीवास्तव आप बताओ, व्हाट इज इंडक्टेंस? जल्दी बताओ सर यार, क्लास खत्म इंडक्टेंस भी सर करनी एक है। कॉइल होती है सर, जो है ना सर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना जब अप्लाई करते हैं तो वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। हेलो। ठीक है, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है मेरे को। आदित्य राज शुक्ला। यस सर। इंडक्टेंस और इंडक्टिव सर्किट में क्या अंतर है? इंडक्टेंस और इंडक्टिव सर्किट में हम्म सर, इंडक्टेंस एक फेनोमेना है और इंडक्टिव सर्किट में मतलब जो इंडक्टर सर्किट में लगाओ तो इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। इंडक्टेंस तो एक फेनोमेना हो जाता है जिसमें मतलब जो करंट होती है वो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक उसमें मतलब जो चार्ज होता है मैग्नेटिक इंडक्टेंस के थ्रू मतलब उसमें बहता है मतलब चलिए जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बताया। चलिए तो अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो टॉपिक है थोड़ा सा मैं इसको फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? आवाज दोनों को आ रही है ना, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो यहाँ पे क्या है, इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है। वोल्टेज क्या है आपका? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस मतलब L लगाया हुआ है आपने, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि जब भी कभी इंडक्टेंस की बात आती है तो इसमें एक लाइन लिखिए सभी लोग। एन इंडक्टिव सर्किट इज अ कॉइल। एन इंडक्टिव सर्किट इज अ कॉइल with or without an iron core, with or without an iron core, having negligible resistance। ठीक है, तो दो तीन तरीके के आपके लोड होते हैं, आर एल एंड सी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम सर। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। हेनरी। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? ठीक है ना? तो यहाँ पे तीन तरीके के आपके लोड होते हैं। कोई सा भी आपका एसी सर्किट होता है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका एसी सर्किट इसमें वर्क करता है। ये आपके बेटा म्यूट करो जिसका में अनम्यूट है, आवाज बैक आ रही है। चलिए तो यहाँ पे लोड आ रहा है, यहाँ पे आरएलसी हो रहा है। अपन ने क्या लिखा यहाँ पे? इंडक्टिव सर्किट इज अ कॉइल विद और विदाउट एन आयरन कोर हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अभी अपन प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अगर आपका आरएल सर्किट होता तो वहां पे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों आता। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन में,
when an alternating voltage when an alternating voltage is applied to a purely inductive coil. फिर से रिपीट कर रहा हूं, when an alternating voltage is applied to a purely inductive coil, कॉमा क्या होगा, जल्दी बताओ। करंट इज इंड्यूस्ड। नहीं, गलत। मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा करंट। वेरी गुड, magnetic वेरी field गुड, होगा। वेरी गुड। Magnetic field is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें जनरेट होगा बेटा। क्या करते हो आप लोग, करंट कैसे आ जाएगा, वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज से ईएमएफ आता है हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखा करो। बी अटेंटिव इन माय क्लास। एन ईएमएफ नोन एज, चलो बताओ कौन सा ईएमएफ रहेगा, क्या बोलेंगे उसको? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है ही। इंड्यूस ईएमएफ कौन सा, सेल्फ या म्यूचुअल? सेल्फ, वेरी गुड, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। दो तरीके की इंड्यूस ईएमएफ होता है, एक होता है आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, एक होता है आपका म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ is induced in a coil which opposes the, किसका अपोज करेगा? चेंज इन करंट। the change in current. गलत। फ्लो ऑफ करंट। Flow of current. नहीं, Flow of current. नहीं, गलत। Applied EMF. चेंज Sir- इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यस सर, गलत। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बढ़ना या No. कम होना उसको अपोज करे। सर जो No. प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज सर चेंज इन अपने Very खुद ही good, product- very good, very और good. फोर्स होगा उसको। Cause of its own applied EMF को oppose करेगा अपने खुद के product। Which opposes the applied voltage, ठीक है ना। जो भी आप वोल्टेज अप्लाइड करोगे, जब भी कभी आपका ईएमएफ जनरेट होगा किसी भी कॉइल में, तो दैट वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ ईएल। नाम सुना है इस चीज का, V इक्वल टू माइनस ईएल, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज एट एवरी इंस्टेंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना। कॉइल में देखो, मान लो यहाँ पे आपने V जनरेट किया, L के अक्रॉस, यहाँ पे आपका जो आपने इंडक्टर लगाया हुआ है, इंडक्टर के अक्रॉस आपका कोई सा भी आपका जो यहाँ पे ये आएगा, अरे कहाँ से आ गया यार, तो यहाँ पे कोई सा भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ना यहाँ पे इस एल के अक्रॉस, तो ये जो ईएल इंड्यूस होगा, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। जो भी अप्लाइड वोल्टेज करोगे आप एसी सर्किट में, वो आपका इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ आया सबको? ठीक है ना। अब इसका अपन डेरिवेशन करेंगे। V की वैल्यू क्या है आपकी, Vm साइन ओमेगा टी। EL क्या है बेटा, कोई बताएगा? LDI/dt। EL LDI/dt नहीं होगा। जब भी कभी अपन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करते हैं तो होता है आपका, वो उसमें होता है E इक्वल टू माइनस LDI/dt, ठीक है ना, माइनस LDI/dt। तो इसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, इसकी हेल्प से अपन जो आपकी DI की जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ DI इज इक्वल टू V max अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, I इक्वल टू Vm/L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, ठीक है ना। इसमें अभी आपको कोई लिमिट नहीं पता, इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं रखोगे, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे
तो Vm बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन माइनस ओमेगा। कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप डी टी लिख लो या डी ओमेगा टी लिख लो, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, अपन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डी टी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद Vm हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास वोल्टेज साइन में है, अब मुझे करंट भी साइन में चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो मैं इक्वेशन लिखूंगा, माय इक्वेशन इज I इक्वल टू Vm बाय ओमेगा एल। कॉस को साइन में कन्वर्ट करो फटाफट, क्या साइन आएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। वेरी गुड। पाई बाय 2 थीटा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी अपन प्योर इंडक्टिव सर्किट यूज कर रहे हैं। इन केस अगर इसमें आरएल कॉम्बिनेशन होता तो साइन ओमेगा टी -5 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपन को दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका इंस्टेंटेनियस जो आपका करंट आ रहा है, आई की जो वैल्यू आपकी आ रही है, कहाँ चला गया पॉइंट, हाँ ये रहा। जो आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इस आई की वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरी आई की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। समझ आया? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरा सिंस आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, माई वैल्यू ऑफ आई मैक्स। बेटा बस 5 मिनट और है ना, 1:05 हो रहा है, बस 5 मिनट और मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी तो नहीं है, टॉपिक खत्म हो जाए बस। हाँ, जब वैल्यू ऑफ आई मैक्स इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। तो अब अपना जो यहाँ पे अब जो ओमेगा एल आ रहा है, दिस ओमेगा एल, ये ओमेगा एल क्या होता है? दिस ओमेगा एल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेरी गुड, दिस इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। समझ आया? तो जब भी कभी और जो पावर आएगी इसकी, कोई सी भी पावर रहेगी, टोटल पावर रहेगी, कंज्यूम रहेगी प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, वो क्या रहेगी? टोटल पावर क्या रहेगी इसकी, जल्दी बताओ। 0। वेरी गुड, 0। तो चाहे आप इसमें इंस्टेंटेनियस पावर तो आप इंस्टेंटेनियस पावर तो आपको इसकी निकल आएगी इजीली। P इक्वल टू माइनस Vm साइन ओमेगा टी यूज करोगे इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यूज करोगे तो माइनस Vm Im बाय 2 साइन 2 ओमेगा 2 आ जाएगी। एवरेज पावर निकालोगे उसी का तो वो 0 हो जाएगा। तो जो टोटल पावर कंज्यूम बाय अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन और लिखिए फटाफट। हियर current lags behind the applied voltage, current lags behind the applied voltage by कितने से हो रहा है? बाय क्या? पाई बाय 2 बाय पाई बाय 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, चाहे आप इसकी वेवफॉर्म बनाइए, चाहे इसका फेज डायग्राम मान लीजिए, मान लो मैं फेज डायग्राम बना रहा हूं, ये मैंने बनाया इसका V, ठीक है ना। करंट में इससे लैग करेगा, मेरे पाई बाय 2 से लैग करेगा। तो ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप लोग, ये जो आ गई, ये मेरी वैल्यू आ गई इसकी करंट की, ठीक है। एंगल जो आ रहा है इसमें पाई बाय 2 आ रहा है, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस मेरा हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड वोल्टेज। तो V के इक्वल अपोजिट मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, EL। समझ आया? दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। चाहे इस फेजर डायग्राम को आप इस तरीके से बना लो, या फिर आप सिंपल, आपने पहले सिंपल उसका ट्रांसफार्मर डायग्राम भी देखा होगा, या आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचते होगे, यहाँ पे आप अपना वोल्टेज बनाते होंगे, वोल्टेज यहाँ पे आप इसमें करंट बनाते होंगे, यहाँ पे आप इसमें ईएमएफ इंड्यूस करते होंगे, ऐसे करते हैं या ना, ठीक है। तो चाहे आपका फेजर डायग्राम आपका ऊपर वाला हो, चाहे वो आपका नीचे वाला हो, दोनों आपके फेजर डायग्राम है। मैंने सिर्फ क्या इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है। क्लियर? दोनों को दिख रहा है, दोनों ब्रांच को? यस सर। तो इसमें लास्ट लाइन और लिखिए, इसमें एक और लाइन। हियर द टोटल पावर कंज्यूम्ड
द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय a purely inductive circuit is 0। ठीक है। और एक और जो टॉपिक है इसमें वो है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं अपन, एक्सएल की जो वैल्यू है वो इंडक्टेंस रेट होता है, या तो अपन इसको ओमेगा एल बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन 2πfl। इंडक्टेंस हमेशा अपना हेनरी में रहता है, ओमेगा हमेशा आपका ओमेगा ये इंडक्टेंस जो है एल की वैल्यू ये हमेशा आपकी हेनरी में रहेगी। ठीक है। और ओमेगा जो है वो आपका रेडियन पर सेकंड में रहेगा, और एक्सएल की वैल्यू ये हमेशा आपकी किस में आएगी, ओम्स में। ओम। क्लियर। तो आज की क्लास मेरी तरफ से एंड होती है। आज अपन ने पढ़ा है प्योर इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस और आरएल और आरसी। ठीक है, एसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में असाइनमेंट में अभी नहीं दे रहा हूँ। असाइनमेंट अब आपको संडे को दिया जाएगा। क्लियर। तो डाउट क्लास इस बार जो होगी उसमें जिसको जो अभी तक जो भी कोई डाउट होगा वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और पूछनी है, कैपेसिटेंस जैसे अपन लोगों ने इंडक्टेंस पढ़ा वैसे आप लोग कैपेसिटेंस पढ़ सकते हो क्या अपने आप, या मुझे बताना है? सर थोड़ा थोड़ा बता देना। थोड़ा ओवरव्यू लेकर आ जाएंगे। नहीं, अगर मैं फ्राइडे की क्लास में, हाँ पूछ लेना शुभी, कोई बात नहीं। अगर मैं फ्राइडे की क्लास में एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ क्या? बस मुझे ये हाँ बता। सर, स्टार्टिंग में पढ़ा देना आप। यस सर। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा दूंगा कैपेसिटेंस, फिर अपन जो अपना एसी सीरीज सर्किट है वो अपन मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। यस ठीक है। तो आज की क्लास मेरी तरफ से एंड होती है। मूडल की अटेंडेंस आपकी, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो? सर आपने शुरुआत के 15 मिनट में जो पढ़ाया था उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, मतलब कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से बताने की कोशिश करी थी कि ये हम कर सकते हैं, तो वो क्या बताने की कोशिश करी थी, बस नहीं इतना नहीं, बताइए। मैंने शुरुआत के जो 15 मिनट बताया था वो मैंने ये बताया था सुयश, कि जो मैं आपको आज पीडीएफ फाइल्स भेजूंगा उन पीडीएफ फाइल्स में क्या क्या है वो चीज मैंने बताई थी उसमें। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है ना। चलिए, गुड डे टू ऑल। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ